हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन है क्या, क्यों बनाया गया, कैसे काम करता है और क्या ये 2140 ईस्वी में बंद हो जाएगा, क्योंकि 2140 ईस्वी में इसका माइनिंग ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिटकॉइन को समझने के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। तो इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी शुरू किए थे, मतलब जीना शुरू किए थे तौर तरीके से। तो एक टर्म यूज होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बार्टर सिस्टम। वहाँ पे लोग अपने चीज़ को चीज़ से बदलते थे। मतलब मेरे पास टमाटर है और मेरे दोस्त के पास चावल है, और उसे टमाटर का ज़रूरत है और मुझे चावल का ज़रूरत है, तो अदला बदली करके हम लोग काम चला लिए। तो ये बार्टर सिस्टम था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास टमाटर है और मुझे तीसरी वस्तु का ज़रूरत पड़ गया, तो दिक्कत होने लगता था। तो बार्टर सिस्टम काम चलाने के लिए सही था, लेकिन सर्वाइवल उसमें मुश्किल होता था। तो मुद्रा बनाया गया और मुद्रा से सभी वस्तुओं को जोड़ दिया गया और फिर चीज़ें चलने लगी। लेकिन मुद्रा में दिक्कत क्या है, मुद्रा कंट्रोल मनी है। मुद्रा को कंट्रोल किया जाता है, मतलब राजाओं ने कंट्रोल किया, फिर अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आरबीआई इसको कंट्रोल करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी से। इसका वैल्यू कम भी कर दे सकता है, बढ़ा भी दे सकता है, इसका वैल्यू ख़त्म भी कर दे सकता है। 2016 में आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन में कि गवर्नमेंट ने इसका वैल्यू ख़त्म कर दिया था, दो नोट का, 500 और 1000 के नोट का। तो मुद्रा के साथ इतना हद तक जाके खेला जा सकता है। चाइना की बात करें तो चाइना एक बार एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपना मुद्रा का वैल्यू कम कर दिया था इंटरनेशनल मार्केट में। वो ऐसे किया था कि मान लीजिए कि चाइना को $1 खरीदने में 100 युआन लगता था, तो फिर चाइना ने क्या किया, 100 युआन के बदले 115 युआन कर दिया, मतलब उसका वैल्यू गिरा दिया। तो मुद्रा को इस हद तक कंट्रोल किया जाता है, तो मुद्रा कंट्रोल मनी है। तो सवाल अभी वही है कि बिटकॉइन क्यों बना। तो इसकी शुरुआत होती है 2008 में, जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आता है। एक बैंक था वहाँ पे, लेमन ब्रदर, जो ऐसे लोगों को पैसा दे दिया था जो उसको चुका नहीं पाए। तो बैंक में जिन लोगों का पैसा था वो डूब गया था। तो जिन्होंने बिटकॉइन बनाया है, जिसका आइडेंटिटी अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, मतलब हवा में आदमी है, वो किसी को कुछ नहीं पता है, बस नाम पता है कि सतोशी नाकामोटो ने बनाया है। तो हो सकता है सतोशी नाकामोटो 2008 के मंदी में वो भी जूझा होगा इस मंदी से, या उसका भी पैसा इसमें डूबा होगा। तो उसने फिर बनाया बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की शुरुआत यहाँ से होती है। तो उसने 2008 में एक लेटर इशू किया बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन वहाँ फिर बन जाता है बिटकॉइन। इसके बनने के बाद 2009 में फिर पहला ब्लॉक बना, जेनेसिस ब्लॉक, और उसमें जो माइनिंग हुआ वो 50 बिटकॉइन हुआ। फिर वहाँ से बिटकॉइन बनना शुरू हुआ। तो बिटकॉइन का जो लिमिट है वो बनेगा 21 मिलियन, और अभी तक जो बन गया है 20 मिलियन माइनिंग हो गए। मतलब ये 2140 ईस्वी तक बनेगा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इस तरह से बना। तो बिटकॉइन कंट्रोल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है, और ये कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसको मिटा पाना बिल्कुल मुश्किल है। मतलब मिटाने का मतलब हो गया पूरा दुनिया के कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क को पूरा ऑफ करना पड़ेगा, तो ही बिटकॉइन मिटाया जा सकता है ऑनलाइन। तो बिटकॉइन ऐसे बना। तो बिटकॉइन अब बन गया है, लेकिन ये काम कैसे करता है, मतलब उसका खरीद फरोख्त कैसे होता है, ट्रांजैक्शन कैसे होता है, आदमी लेन देन कैसे करता है ग्लोबली, इसको अब जानते हैं। इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ब्लॉकचेन सिस्टम और दूसरे होते हैं माइनर्स। पहले ब्लॉकचेन आपको मैं बताता हूँ, ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉक हर एक 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, और ये बनना तय है, मतलब ट्रांजेक्शन हो ना हो लेकिन ब्लॉक बनेगा 10 मिनट में, मतलब 24 घंटे में 144 ब्लॉक। और एक ब्लॉक बनने में अभी जो माइनिंग हो रहा है, मतलब एक ब्लॉक अगर सिस्टम में ऑनलाइन कोई बनाता है, तो उस बनने में जो नया बिटकॉइन बनता है वो बनता है 3.125। ठीक है, तो ये बनना तय है, ट्रांजेक्शन हो या ना हो। अगर इस दौरान में कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है, मतलब कोई लेन देन कर देता है, तो उसको भी इसमें क्लोज कर दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक बस स्टैंड में 10-10 मिनट में बस आ रहे हैं, और बस आ रहा है और फिर निकल जा रहा है, लेकिन उस टाइम पे अगर लोग आ रहे हैं तो चढ़ जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं चढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से है कि ब्लॉक तो बनेगा, लेकिन उस दौरान अगर ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया कर दिया जाएगा, और नहीं होता है तो भी ब्लॉक बनेगा ही बनेगा। तो ब्लॉकचेन को एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और इसको हैक क्यों नहीं किया जा सकता है, और बिटकॉइन इतना स्ट्रांगली ऑनलाइन क्यों काम करता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक गांव है, गांव में एक रजिस्टर है, और उस रजिस्टर का कॉपी गांव के सभी लोगों के पास है।
तो उस रजिस्टर में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका जानकारी सभी गाँव वालों को दिया जाएगा और उस जानकारी को सारे गाँव वाले अपने रजिस्टर में भी लिखेंगे और उसको क्लोज करेंगे। तो दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी जानकारी सभी गाँव वालों को बताया जाएगा और सारे रजिस्टर में उसको लिखा जाएगा और उसको फिर क्लोज किया जाएगा और एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो इसमें अब सभी गाँव वालों को पता है, तो इसमें फेर बदल करना मतलब नामुमकिन है। अगर कोई फेर बदल करेगा तो अगली बार फिर मैच कराएगा। फिर जब ऑनलाइन मतलब ब्लॉकचेन जब काम करेगा तो सारे सिस्टम को एनालाइज करता है और सारे सिस्टम को करेक्ट करता है कि सारा ट्रांजैक्शन सही हो रहा है, इसमें किसी तरह का फेर बदल नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये इतना स्ट्रांग है ब्लॉकचेन सिस्टम, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसमें किसी तरह का त्रुटि नहीं हो सकता है। तो ये हो गया ब्लॉकचेन। आप समझते हैं माइनर्स। माइनर्स कैसे काम करते हैं इसमें। तो जो ब्लॉकचेन बनता है उसको बनाने में माइनर्स काम करते हैं और 10-10 मिनट में ब्लॉकचेन कंप्लीट होता है और ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन पूरा दुनिया में माइनर्स भरे हुए हैं, तो यहाँ पे एक लॉटरी लगता है, एक कोड दिया जाता है ऑनलाइन। तो उस कोड को जो माइनर्स उसको सॉल्व करेगा सबसे पहले वही ब्लॉक बनाएगा। तो यहाँ पे दौड़ लगता है, तो जो माइनर्स पहले उस पजल को सॉल्व करेगा वही ब्लॉक बनाएगा और उसी को 3.125 जो नया बिटकॉइन मिलेगा वो उसी को मिलेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में माइनस भरे हुए हैं तो और बिटकॉइन का प्राइस अभी देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे दौड़ लगता है, मतलब बड़े बड़े फर्म इसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं और उस पजल को जो सबसे पहले सॉल्व करेगा वही उस ब्लॉक को बनाएगा और कंप्लीट करेगा और वही जीतेगा। तो सिस्टम को 3.125 नया बिटकॉइन मिला और जो माइनर जो जीता उस पजल को सॉल्व किया उसको भी 3.125 नए बिटकॉइन मिले। और उनको क्या मिलता है, और उनको मिलता है ट्रांजैक्शन फ़ी। अगर उस दौरान कोई लेन देन करता है तो उसको ट्रांजैक्शन फ़ी भी मिलता है। ठीक है, तो ये माइनर्स का काम हो गया। माइनर्स पूरा दुनिया में फैले हुए, इंडिया में भी कहीं होंगे, अमेरिका में फैले हैं, चाइना में फैले हैं। माइनर्स कोई भी बन सकता है अगर आपके पास ऑनलाइन स्ट्रांग है, आप कंप्यूटर को खेल देते हैं, मतलब पानी पानी कर देते हैं कंप्यूटर को, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें बड़े बड़े सिस्टम काम करते हैं, बड़े बड़े फर्म अभी लगे हैं इसके माइनिंग में। तो माइनिंग यही है और ये माइनिंग 2140 ईस्वी तक चलेगा। तो आप समझ गए ब्लॉकचेन और माइनर्स। इसमें एक और टर्म यूज होता है हाल्विंग, जिसको सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन बनाया उन्होंने इसमें सिस्टम में डिजाइन कर दिया गया है कि इसका वैल्यू 4-4 साल में कम होते जाएगा और 50% सीधा कम होगा, मतलब 4 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, इस तरह से कम होते जाएगा। तो जब ये पहला ब्लॉक बना था 2009 में, जेनेसिस ब्लॉक, और उस जेनेसिस ब्लॉक के बनने से 50 नए बिटकॉइन माइन हुए थे। ठीक है, तो ये जो 50 बिटकॉइन जो मिलना था वो 2012 तक चला। मतलब जो भी ब्लॉक बनाता था माइनर्स उसको एक ब्लॉक बनाने में 50 बिटकॉइन मिलता था। फिर 2012 में फिर से हाल्विंग हुआ, 4-4 साल में होगा। तो 2012 में जब हाल्विंग हुआ तो फिर जो माइनर्स थे उनको फिर मिलने लगा 25 बिटकॉइन एक ब्लॉक बनाने में। ठीक है, उसी तरह से 2016 में जब माइनिंग हुआ तो मतलब 2016 में जब फिर से हाल्विंग हुआ तो उसमें फिर मिलने लगा 12.5 बिटकॉइन एक ब्लॉक बनाने में। फिर उसके बाद 2020 में जब हाल्विंग हुआ, मतलब और उसका माइनिंग का जो फ़ी है वो कम कर दिया गया, तो वहाँ पे फिर हो गए 6, मतलब 6.25, 6.25। फिर ये चला 2024 तक। फिर 2024 में जब हुआ है तो अभी जो मिल रहा है माइनर्स को ब्लॉक बनाने में वो मिल रहा है 3.125। तो ये है हाल्विंग जो सतोशी नाकामोटो ने डिजाइन कर दिया है सिस्टम में। तो ये भी होना तय है और ये तब तक होते रहेगा जब तक 21 मिलियन तक बिटकॉइन नहीं बन जाता है, जो एंड होगा 2140 ईस्वी में। तो अभी तक हम लोग समझ गए हैं बिटकॉइन बना कैसे, हाल्विंग क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, माइनर्स क्या है। आप लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा कि क्या ये सोना का रिप्लेस कर सकता है, क्या इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो जिस हिसाब से सतोशी नाकामोटो ने सिस्टम डिज़ाइन किया है उस हिसाब से तो लगता है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, क्योंकि इसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, ना इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो वैल्यू को हम मान सकते हैं कि इस हद तक ये स्ट्रॉन्ग है कि इस पर बेट लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें है कि क्या सरकार इसको किसी हद तक जाके कंट्रोल कर सकती है। नहीं कर सकती है। कंट्रोल उसको इनडायरेक्टली कर सकती है, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकती कि इसका वैल्यू बढ़ा दे या घटा दे। इनडायरेक्ट कैसे कर सकती है, इस पर टैक्स लगा के। जैसे इंडिया में अगर आप कोई भी बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करते हैं, आप उसको रखो या ना रखो, आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें लगभग आपको 31% आपको देना पड़ेगा उसका।
तो ये है, कंट्रोल करने का तरीका ये है। तो इसको बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, सरकार कह दे कि 50% लगेगा, तो इंडिया में हो सकता है, इंडिया में ट्रांजैक्शन इसका कम हो जाए, लेकिन ग्लोबली इसका चलते रहेगा। तो इस तरह से सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है। डायरेक्ट इसमें मतलब डायरेक्ट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2140 ईस्वी में जो माइनिंग है 21 मिलियन का बिटकॉइन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? माइनर्स क्यों ब्लॉकचेन बनाएंगे ऑनलाइन? उनको मिलेगा क्या? क्योंकि नया बिटकॉइन बनना तो बंद हो जाएगा। तो अभी तो वो दूर की बात है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है लोगों के पास वो ये है कि 2140 में जब सारा बिटकॉइन बन जाएगा, उसके बाद जब वो ट्रांजेक्शन किया जाएगा, ट्रांजेक्शन का फ़ी माइनर्स को मिलेगा। जैसे अभी बैंक में जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो बैंक वाला एक अमाउंट काटता है आपके अकाउंट से कि इतना चार्ज लगा है, तो वही चार्ज उनको मिलेगा। तो चार्ज मिलेगा जो उनका रिवार्ड होगा, और इस तरह से ये काम करते रहेगा। तो अभी तक यही जानकारी है और यही बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन एक ऐसा करेंसी है, डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हाँ, मार्केट उसको कंट्रोल करेगी, मार्केट के लोग उसको कंट्रोल करेंगे, खरीद फरोख्त में कंट्रोल करेगा। मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। जैसे सरकार अपने करेंसी को कर देती है, जैसे उसका वैल्यू कम कर देती है या उसको ख़त्म कर देती है बाज़ार से, तो ये है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन बनाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा और ये फ्री काम करेगा। और अभी अगर कोई एक देश से दूसरे देश में पैसा भी भेजता है, जैसे कोई डॉलर कमाता है तो डॉलर भेजता है, तो उसको भेजने में भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन को खरीद के, बिटकॉइन बेच के, उसका कोई ट्रांजेक्शन करके अगर भेजता है बिटकॉइन के थ्रू, तो वो सिंपल हो जाता है और तुरंत हो जाता है। तो एक तरह से ये कह दीजिए कि ये डिजिटल करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। पूरा सिस्टम इसका बनाया हुआ है शुरू से ही, जिसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो इसका जो लिखा हुआ सिस्टम है वो शुरू से लेकर लास्ट तक वैसे ही काम करेगा। तो ये है बिटकॉइन। तो ये एक इंटरनेशनल करेंसी कह सकते हैं, और सिस्टम में बनाया गया है, मतलब इंटरनेट में बनाया गया है, कंप्यूटर में बनाया गया है, और ये कंप्यूटर में ही काम करता है। और इसको हैक नहीं किया जा सकता है, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये है बिटकॉइन की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।